अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्टेब्रेट्स के अंदर स्टडी करना है। तो इनके अंदर एक यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राइव होती है, विश होती है, ठीक है, मेट करने की, जो कि डोमिनेट कर गई है इवन इनकी लाइफ्स के ऊपर। मतलब अपनी लाइफ से भी ज़्यादा ये रिप्रोडक्शन को जो है प्रेफर करती हैं वर्टेब्रेट्स। इसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि जो सैल्मन है, उसे पता है कैंडी देने के बाद उससे मर जाना है, फिर भी वो जो है रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं बुल इल्क की रटिंग के बारे में। तो जो बुल इल्क होता है उसका रटिंग कहते हैं कि जब वो मीटिंग कर रहा होता है तो कुछ वाइस प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि बहुत से जो मैमल्स हैं उनकी जो फीमेल्स होती हैं वो यानी कि एस्ट्रस साइकिल में आ जाती है, वार्म हो जाती हैं, और यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है सेक्सुअल। बहुत सी मैमल स्पीशी की जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर वहमट बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, जो कि पीरियड है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी का हर टाइम में ईयर के। नेक्स्ट वो कह रही हैं जेनेटिक, हार्मोनल और नर्वस सिस्टम, ये सारे यानी कि मिलकर जो एस्ट्रस साइकिल है इनकी डिज़ायर का जो होता है मीटिंग के लिए, उसे कंट्रोल करते हैं ताकि जो यंग है तब पैदा हो जब इन्वायरमेंट उसकी अकॉर्डिंग भी हो। फिर वो कह रही हैं कि उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ बेसिक वर्टेब्रेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज देखनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फिशेज़ है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है अपनी पोटेंशियल फिकंडिटी के लिए। फिकंडिटी कहते हैं बहुत ज़्यादा अंडे पैदा करना, ठीक है, गेमिट्स पैदा करना, ये यानी कि बहुत से एग्स और स्पर्म रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो फिशेज़ हैं इनके रिप्रोडक्टिव मेथड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिजियोलॉजी होती है जिन्होंने इनको इजाज़त दी है कि यानी कि इनके ऐसे रिप्रोडक्टिव मेथड होंगे, स्ट्रक्चर होंगे और ऐसी इनकी फंक्शनिंग होगी जो कि इन्हें इजाज़त देती है कि ये अडेप्ट कर लें, ठीक है। जैसे एक्वेटिक कंडीशंस हैं उसके मुताबिक ख़ुद को ये अडेप्ट कर लेंगे, उसके मुताबिक जो है ढाल लेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं एम्फीबियंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं किसी और वर्टेब्रेट की निस्बत। फिर वो कह रही हैं कि हर जो 3 मेंबर हैं 4 ऑर्डर के एम्फीबियन के, जिसके अंदर के कीलियन आते हैं, सेलेमेंडर, एनोरान आते हैं, वो यानी कि ट्रिस्टेरिडी को उन्होंने ज़्यादा अडॉप्ट किया। बहुत सी अडेप्टेशंस इनके अंदर जो है आई हैं। जो रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके नतीजे में यानी कि वो बेस्ट रह सकती हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि एवोल्यूशन हुई है डायरेक्ट डेवलपमेंट की टेरेस्ट्रियल एग्स की, यानी कि ओवोविविपेरिटी जो कि अहम है सक्सेसफुल इन्वेजन के लिए। यानी कि इनके अंदर ये अडेप्टेशंस हो गई हैं जिसके ज़रिए से ये जैसा कि माउंटेन रीजन जो है उसके अंदर बेस्ट सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस आई हैं रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर और अर्ली मैमल के अंदर जो है वो यानी कि चेंजेस लाती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उनकी जो चेंजेस हैं वो ज़ाहिर करती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मैमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज़ाहिर करेंगी, जिसके अंदर इंसान भी जो है शामिल है, ठीक है। तो ये उन चेंजेस को ज़ाहिर करते हैं जो कि बाद वाले मैमल्स के अंदर भी आई, इनके अंदर मतलब कि जो चेंजेस हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रेप्टेलियन सिस्टम जो है उसके अंदर यानी कि उनका शेल वाला एग होगा, डेजिकेशन रेजिस्टेंट होगा, यानी कि पानी को लॉस नहीं होने देगा। और इनकी 3 बेसिक लेयर्स होती हैं जो कि करेक्ट जिन्होंने यानी कि ख़ास प्रॉपर्टी दे दी है मैमल के एम्ब्रियो को और फ्लैट एम्ब्रियो को। और यानी कि गेस्ट रिलेशन होती है और यानी कि इनके अंदर एक ह्यूज यॉक का मैस प्रोड्यूस होता है। अच्छा, गेस्ट्रुलेशन का हम कहते हैं कि एक लेयर्ड एम्ब्रियो का मल्टी लेयर्ड एम्ब्रियो में बदलना, और इसके साथ ही जेस्टेशन की एक टर्म यूज़ होती है। जेस्टेशन की जो मतलब कि टर्म है उसका मतलब है कि एक तो होता है ना गेमीट्स को कंसीव करना, रिसीव करना और फिर बर्थ होना, इसके दरमियान जो 9 महीने का पीरियड होता है उसे हम जेस्टेशन कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोसेसेस गेस्ट्रुलेशन के मैमल्स के अंदर देखे गए हैं, उनके अंदर यानी कि मैसिव एग यॉक ताहम लॉस हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि जो मैकेनिज़्म है एम्ब्रियो को डेवलप करने के फीमेल के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए वो अर्ली मैमल्स के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पीरियड इवॉल्व हुए हैं। फिर वो कहने कि जेस्टेशन के दौरान, जिसके बारे में अभी मैंने बताया है, एम्ब्रियो जो है उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, और साथ ही एक और चीज़ होगी कि उसे फीमेल उसकी जो मदर है उसके इम्यून सिस्टम से बचाया जाएगा। जैसे कि अगर इसके अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ हैं इस फीटस के अंदर, बच्चे के अंदर, और मदर के अंदर उसके अपोजिट है, तो इस तरह से वो सेट होगा कि जो बच्चा है उसके इम्यून सिस्टम को कोई हार्म ना हो।
उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बर्थ के बाद जो पहले मैमल्स थे वो और अब भी यानी कि वो नॉरिश करते हैं, परवरिश यानी कि पालना, दूध पिलाना, नॉरिश करते हैं अपने यंग वन को मिल्क से, ठीक है, जो कि मेमोरी ग्लैंड से आता है, जैसे कि प्राइमेट्स जिन्हें हम बंदर कहते हैं वो भी करती हैं। जो फीमेल एप्स और मोंकीज होती हैं ये एसिंक्रोनस ब्रीडर्स हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो पहले मैमल हैं वो यानी कि अपने बच्चों को नॉरिश करते हैं। तो हाँ, एसिंक्रोनस, अच्छा एसिंक्रोनस वो होती है जो साल के ज़्यादातर हिस्से में जो है हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि फ़ीमेल एप्स और मोंकीज ये एसिंक्रोनस ब्रीडर हैं। मीटिंग और बर्थ जो है इनमें साल के ज़्यादातर हिस्से में हो सकती है। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि फ़ीमेल जो फिशेस होती हैं वो मेट करती हैं जब वो यानी कि एस्ट्रस साइकिल में होती हैं, तो इससे फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी उस पीरियड में बढ़ जाती है। जो ह्यूमन फीमेल हैं ताहम उन्होंने कुछ एवोल्यूशन शो की है और वो यानी कि एस्ट्रस फेज में ही जस्ट नहीं करती, उसके यानी कि थ्रू आउट द ईयर वो जो है रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। और वो इसके ओवल्यूशन के अलावा यानी कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं रिप्रोडक्टिव पर्पस के अलावा भी। फिर वो कह रही हैं कि लाजमी नहीं है कि सेक्सुअल बिहेवियर जो है उससे एवोल्यूशन ही हो। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो सोर्स है इस रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन का वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, और यानी कि ये जो अडेप्टेशन हो गई है कि एवोल्यूशन के बगैर भी वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये फिजियोलॉजी की वजह से भी हो सकती है कि उनके फंक्शनल्स में एवोल्यूशन आ गई है या फिर उनके ब्रेन में एवोल्यूशन आ गई है, जिन्होंने यानी कि इंसानों को कुछ कॉन्शियस कंट्रोल दे दिया है उसके इमोशंस पर, बिहेवियर पर, जो कि हार्मोन, इंस्टेक्ट और जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल करती है दूसरे एनिमल में। फिर वो कहेंगे ये जो सेपरेशन है सेक्स की प्योरली रिप्रोडक्टिव फंक्शन से ये इवॉल्व हुई है, यानी कि ये जो सेपरेशन यानी कि लाजमी नहीं कि वो रिप्रोडक्शन ही करें, उसके अलावा भी सेक्सुअल बिहेवियर शो कर सकती हैं। तो ये जो सेक्स की सेपरेशन हो गई है प्योरली रिप्रोडक्टिव फंक्शन से, ये यानी कि इसकी एवोल्यूशन हो गई है और इसके नतीजे में ज़्यादा देर तक रहने वाले बॉन्ड ह्यूमन मेल और फीमेल के दरमियान बनते हैं, जैसे कि शादी का, मैरिज का होता है, जो कि मज़ीद सपोर्ट करता है ऑफस्प्रिंग को। और इसके नतीजे में ट्रांसमिशन हुई है कल्चर की भी, यानी कि साइंस के अंदर, जो कि एवोल्यूशन का ज़रिया है और सक्सेस है ह्यूमन स्पीशी की। नेक्स्ट जो है हमने एग्जांपल्स देखनी है रिप्रोडक्शन की मुख्तलिफ वर्टेब्रेट क्लासेस के दरमियान। पहले हमने इसे यानी कि जस्ट गो थ्रू किया, अब हम डिटेल में देखेंगे। 15 मिनट तक ये सारा जो है हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो यानी कि टोटल वीडियो के 15 मिनट्स सिर्फ इसी के नहीं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो सारे वर्टेब्रेट हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली। कुछ लीजर्ड और फिशेस जो होती हैं वो नॉर्मली रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि सारे मोस्टली देखा जाए तो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। कुछ लीजर्ड ऐसी होंगी और फिशेस ऐसी होंगी जो कि पार्थिनोजेनेटिकली यानी कि जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो वाली रिप्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर इसकी एवोल्यूशन हो गई है, और यानी कि ये यानी कि वो लैंड में भी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे यानी कि वो ट्रिस्टियल बने तो वो लैंड में भी रिप्रोडक्शन करने लग गए हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो सारी फिशेस होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। जो बोनी फिशेस हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, कार्टिलेजिनियस फिशेस में इंटरनल होती है, ठीक है, जिसके अंदर शार्क्स के ट्रेज आती हैं। लेकिन बोनी फिशेस जिन्हें ऑस्टिकथिस भी कहते हैं उनके अंदर जो है एक्सटर्नल होती हैं। और जो एग है, तो जो बोनी फिश है इसके अंदर सनफिश, कैटफिश और मतलब कि ट्राउट आ जाता है। तो जो बोनी फिश है इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और एग्स जो है उनके अंदर यॉक होती है, जो कि डेवलपिंग फ़िश को शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कि नॉरिश करेगी। फिर वो कहेंगे कि उसके बाद जो यॉक है वो कंज्यूम हो जाती है और यानी कि फिर फ़िश भी थोड़ी अडल्ट हो चुकी होती है तो वो फूड लेना शुरू कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि बहुत सी थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, कुछ उसमें से सर्वाइव कर जाते हैं और मेच्योरिटी तक जाते हैं, और कुछ जो है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। बाकी जो है वो सिल्टेशन, सिल्ट हम कहते हैं मट्टी को, सिल्टेशन यानी कि मट्टी उन्हें ब्लॉक कर देती है, उनके अराउंड आ जाती है, उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करने देती। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि हाँ, हम क्या देख रहे थे, कुछ सिल्टेशन का शिकार हो जाएंगे, कुछ बाकी जो है जो उनका प्रीडेटर होगा उसका शिकार बन जाएंगे। फिर वो कह रही हैं कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए जो फर्टिलाइज्ड एग है वो तेज़ी से डेवलप करता जाता है, ठीक है। वो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलाइज्ड एग डेवलप बिल्कुल नहीं करेगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है तेज़ी से डेवलप करेगा, और जो यंग है वो मेच्योरिटी शॉर्ट टाइम में हासिल कर लेता है। नेक्स्ट एम्फीबियंस का वो कह रही हैं कि इसमें जो वर्टेब्रेट की इन्वेजन है, यानी कि जो वर्टेब्रेट हैं उन्होंने वो लैंड के ऊपर आ गए हैं एम्फीबियन वाले,
इन्हें फ़र्स्ट टाइम यानी कि इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि कहीं इन्हें पानी की कमी का ड्राइंग का सामना ना करना पड़े। और टाइनी गेमीट ख़ासतौर पर वो यानी कि वल्नरेबल होते हैं जिस चीज़ के ऊपर अटैक पॉसिबल हो। फिर वो कह रही कि जो गेमीट्स हैं वो सिंपली यानी कि रिलीज़ नहीं होते एक दूसरे के करीब लैंड पर, क्योंकि इस तरह से वो क्विकली जो है डेजिकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें एक दूसरे के नज़दीक लैंड पर रिलीज़ नहीं किया जा सकता, नहीं तो वो पानी की कमी का शिकार हो जाएंगे। जो एम्फीबियंस हैं वो पहले वर्टेब्रेट थे जो कि लैंड के ऊपर आए, और ये यानी कि ट्रिस्टियल इन्वायरमेंट जो हैं इन्होंने इसके मुताबिक ख़ुद को अडेप्ट कर लिया। इनका जो लाइफ साइकिल है वो यानी कि पानी के साथ इनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत से जो एम्फीबियन हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन स्टिल, बहुत से एम्फीबियंस के अंदर फर्टिलाइजेशन स्टिल एक्सटर्नल है, जैसे कि कुछ फिशेस के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो फ्रॉग और टोड हैं इनके अंदर जो मेल होता है फीमेल को पकड़ता है और अपना जो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं वो एग के अंदर रिलीज़ कर देता है, वो उसे वाटर में रिलीज़ कर देती है। जो डेवलपमेंट पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा है एम्फीबियन में फिशेस के निस्बत, क्योंकि एग्स के अंदर ज़्यादा यॉक नहीं होती। फिर वो कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है जो कि एम्फीबियन के अंदर हुई है उनके अंदर 2 पीरियड हैं डेवलपमेंट के, लार्वल और अडल्ट। जो एक्वेटिक लार्वल स्टेज है वो तेज़ी से यानी कि डेवलप होती है, और एनिमल जो है अपना ज़्यादातर टाइम यानी कि गुजारता है ईटिंग में, गुजारता है लार्वल स्टेज के दौरान और यानी कि ग्रो करने में। फिर वो कह रहे हैं कि जो जब सफिशेंट साइज़ वो अचीव कर लेता है तो जो लार्वल फॉर्म है वो डेवलपमेंट ट्रांजिशन करती है, मेटामॉर्फोसिस यानी कि शेप चेंज होगी और अडल्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वो रेप्टाइल्स के बारे में कह रहे हैं। रेप्टाइल जो है पहला ग्रुप है वर्टेब्रेट का जिसने जो है एक्वेटिक हैबिटेट को छोड़ दिया है रेप्टेशंस की वजह से। ठीक है, तो इन्होंने एक्वेटिक हैबिटेट को छोड़ दिया है अडेप्टेशन की वजह से, जो कि इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इजाज़त देती हैं लैंड के ऊपर, यानी लैंड के ऊपर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हम लैंड पे रहते हैं, पानी में नहीं जाते। फिर वो कह रही है एक रेशुअल अडेप्टेशन हुई है पहले रेप्टाइल में देखी गई, और वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन गेमीट्स को ड्राई होने से बचाएगी, और जो एनिमल हैं उन्हें यानी कि एक तो ड्राई होने से इंटरनल फर्टिलाइजेशन बचाएगी, और दूसरा एनिमल्स को यानी कि फिर पानी के अंदर नहीं जाना पड़ता ब्रीड करने के लिए। बहुत से जो रेप्टाइल हैं वो ओवीपेरस हैं, यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है, ओवम एग प्रिपेयर ब्रिंग फॉर, और फिर वो कहते हैं कि जो एग्स हैं वो फीमेल की बॉडी के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरे ओवोविविपेरस होते हैं। जो ओवोविविपेरस होते हैं उसमें यानी कि वो अंडा तो देंगे लेकिन वो अंडा उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टूट जाएगा और उससे ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएगा। ये एग्स बनाते हैं जो कि बॉडी के अंदर ही फीमेल के हैच होगा और यंग जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो शेल्ड एग होते हैं और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो भी पहले यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर शेल्ड एग देखा गया, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो उसकी हिफाजत के लिए होती है वो देखी गई। और नेक्स्ट तो कह रहे हैं कि ये जो अडेप्टेशन है ये रेप्टाइल को इजाज़त देती है कि वो जो अंडे दे रही हैं वो यानी कि ड्राई प्लेसेस पर देंगे, और जहाँ पर उन्हें मतलब कि पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि इस खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर अडेप्टेशन आ गई है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट वो करेंगे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कोरियन और एमनियन की लेयर होती है, कोरियन और एमनियन की लेयर इसे प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, और फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाएगा। जो एलेंटाइस होती है वो गैशियस एक्सचेंज कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रही है कि कंप्लीट डेवलपमेंट होती है एग शेल के अंदर, और फिर वो कह रहे हैं कि जब एनिमल हैच करता है तो वो उस पॉइंट तक आ चुका होता है कि वो सरवाइव कर सकता है ख़ुद ही, या फिर उसे यानी कि थोड़ी सी पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वो बर्ड्स के बारे में कह रहे हैं कि इनके अंदर अहम अडेप्टेशंस लाइफ के हवाले से आई हैं लैंड के ऊपर, जो कि अर्ली रेप्टाइल्स में भी आई थी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि एक्सेप्शन है बहुत सी वाटरफॉल बर्ड की, उनके अंदर पीनस जो है यानी कि बर्ड्स के अंदर जो है पीनस नहीं होता, वाटरफॉल के अंदर ताहम होगा। जो मेल्स हैं सिंपली यानी कि सीमन को डिपॉजिट करते हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्लोका है उसके अगेंस्ट। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्पर्म है वो क्लोका से जाएगा और वो एग को फर्टिलाइज़ कर देता है।
और वो उसे फर्टिलाइज़ करता है इससे पहले कि हार्ड शेल बन जाए। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो मेथड है मीटिंग का ये ज़्यादा तेज़ी से होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है, और यानी कि एग को फर्टिलाइज़ करता है इससे पहले कि हार्ड शेल पैदा हो। तो ये ज़्यादा तेज़ी से जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जो कि रेप्टाइल प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर होगा। और फिर वो कह रहे हैं कि सारे बर्ड्स ओवीपेरस होते हैं और जो एग शेल्स हैं इनके वो रेप्टाइल से ज़्यादा थिकर होते हैं, और इनके जो थिकर शेल हैं बर्ड्स को इजाज़त देते हैं कि वो अंडों पर बैठ जाए और उन्हें वार्म दे सकें। और ये जो ब्रोडिंग इंक्यूबेशन है ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हैस्टिंग यानी कि तेज़ कर देती है। और जब बहुत से यंग बर्ड अंडे देते हैं तो वो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर या फिर फीडिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वो मैमल्स के बारे में कह रही हैं कि जो सबसे पुराने मैमल थे जिसके वो मोनोट्रीम थे, जिसके अंदर डक बिल, प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर आता है, वो अंडे देते थे जैसा कि रेप्टाइल्स जो है देते हैं। तो जिस तरह रेप्टाइल देती हैं तो वो अंडे देते थे। दूसरे मैमल जो हैं विविपेरस होते हैं। तो मोनोट्रीम इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये अंडे देते थे। जो मेमिलियन विविपेरिटी है वो दूसरी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है और इसने दो फॉर्म्स ली हैं। जो मार्सुपियल हैं उन्होंने मार्सुपियल कहते हैं जिसमें थैली के अंदर जो है जानदार रहता है, वो अपने यंग वन को नॉरिश करते हैं शॉर्ट जेस्टेशन के बाद। फीमेल के अंदर जो दूसरा है वो लार्जर ग्रुप है जिसे प्लेसेंटल कहते हैं, वो यानी कि फ़ीमेल के अंदर यंग वन जो है रिटेन रहता है, जहाँ पे मदर जो है नॉरिश करती है उसे प्लेसेंटा के ज़रिए से। बर्थ के बाद जो मैमल हैं वो यानी कि नॉरिश करते रहती हैं अपने यंग वन को। जो मेमोरी ग्लैंड है वो यूनिक मेमिलियन अडेप्टेशन है जिसने फ़ीमेल को इजाज़त दी है कि वो उसे मिल्क से नॉरिश करे जो कि वो प्रोड्यूस करती है। कुछ मैमल जो हैं अपने यंग को नर्चर करते हैं यानी कि बड़ा होने तक, जहाँ तक कि वो मेट करने के काबिल हो जाएं और डिफेंड कर सकें अपना। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो मेमिलियन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसके नतीजे में ट्रांसमिशन और एवोल्यूशन हुई है कल्चर की, जो कि अहम बुनियाद है ह्यूमन स्पीशी की सक्सेस की। यानी कि ह्यूमन जो है उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनके अंदर मैरिज का बॉन्ड होता है जिससे जो है ज़्यादा सक्सेसफुली वो अडॉप्ट हो गई है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।